नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी को क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है कार्य, आजीविका और जीविका। ऑलरेडी हमारे पिछले साल वाले इस वीडियोज़ को काफ़ी बहुत बहुत प्यार मिला है और इस बार फिर से मैं आपको इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, खासकर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार के सिलेबस में भी है और आपको पढ़ना ज़रूरी भी है। तो क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका, इसके पूरे चैप्टर के नोट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कार्य क्या है। कार्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कार्य वह गतिविधि है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी भी उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाने वाला काम क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब देखिए, कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है। किसी भी प्रकार के काम करने से व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ न्यू तरीके से रिलेशन बनाता है, संबंध स्थापित करता है एवं स्वयं की पहचान को भी बनाता है। खुद के पहचान के निर्माण करने के लिए भी जो कार्य है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आप किसी भी प्रकार के काम को करो, किसी भी तरह के काम को करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? उस काम को करने की एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि क्या वह काम ऐसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो कौशल और प्रतिभा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है किसी भी काम को करने के लिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्य के उद्देश्य। कार्य करने के क्या उद्देश्य होते हैं इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि कार्य क्या होता है। अब अगर कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसके उद्देश्य क्या है? किन कारणों से कोई व्यक्ति कार्य करता है? तो सबसे पहला तो है कि धन अर्जित करना। पैसे कमाने के लिए किसी काम को किया जाता है। दुनिया में अलग-अलग तरह के काम हैं, अलग-अलग तरह के काम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग राशन की दुकान पे काम करते हैं, कुछ लोग पायलट होते हैं, ट्रेन चलाते हैं। मतलब अलग-अलग तरह के लोग जो ये काम करते हैं, क्यों करते हैं? तो पैसे कमाने के लिए। दूसरा है आत्मनिर्भर बनना। खुद के पैर पे खड़ा होने की चाहत भी उनको किसी न किसी प्रकार के कार्य को करने में सहायता करता है। कोई भी कार्य करने का उद्देश्य मुख्य रूप से पैसे कमाना या आत्मनिर्भर बनना होता है। तो ये मुख्य रूप से कार्य करने के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। अब हम सबसे पहला पॉइंट धन अर्जित करने के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कार्य करने के उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट क्या है? धन अर्जित करना। तो अब धन अर्जित करने से क्या समझते हैं इसके बारे में जान लीजिए। धन अर्जित करने का मतलब है, ज्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। पैसे कमाने के उद्देश्य से ही वो काम करते हैं, ताकि वह अपने परिवार के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा इत्यादि। हमारे पेरेंट्स ही जो काम करते हैं, हमारे जो अभिभावक ही काम करते हैं, वो काम क्यों करते हैं? वो इसलिए काम करते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो सही तरीके से भोजन कर पाए, सही तरीके से शिक्षा हासिल कर सके, सही तरीके से उनके पास घर हो, उनके पास वस्त्र हो। तो धन अर्जित करना जो कार्य के उद्देश्य में सबसे पहले नंबर पे आता है, धन अर्जित करना, इसका मतलब यही होता है कि वो अपने परिवार के अंदर हो रहे सभी आवश्यकताओं को, सभी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे कि भोजन हो गया, भोजन की आवश्यकता तो परिवार के सभी लोगों को होता है। इसके अलावा वस्त्र हो गया, कपड़ा पहनना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ शिक्षा इत्यादि जो है, इन सभी चीजों का भी वहां पे आवश्यकता होता है, जिसके लिए धन अर्जित करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा कहता है आत्मनिर्भर बनना। देखिए, कार्य से शक्ति की समाज में पहचान भी बनती है। कार्य से शक्ति की समाज में पहचान भी बनती है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने से व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है। कोई भी काम यदि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप को आप आत्मनिर्भर बनाते हैं। अपने स्किल्स को मजबूत करने से आपको कई सारे फायदे पहुंचते हैं, जैसे कि समाज में आपको पहचान मिलता है। किसी भी कार्य को आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे, उतना ज्यादा आप खुद को विकसित कर सकते हैं, समाज में अपनी पहचान को विकसित कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कर्तव्य। कर्तव्य को अब योगदान भी कह सकते हैं। कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? सभी कार्य सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पैसे कमाने के लिए कार्य को करते हैं, लेकिन कहा जाता है कर्तव्य भी होता है। आप अपने माँ बाप का अगर सेवा कर रहे हो, किसी धर्म में अपना योगदान दे रहे हो, किसी गरीब की मदद कर रहे हो, तो वहां पे आप पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचोगे, धन से
लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचोगे। जब भी आप किसी भिखारी को या किसी ऐसे लोग को पैसे डोनेट करते हो जिससे उनकी मतलब मदद मिल जाती है, तो क्या आप वहां पे अपने फायदे की चीजों को देखते हो? नहीं देखते हैं ना। तो बल्कि कई कार्य अपने कर्तव्य के रूप में भी किए जाते हैं, जैसे माँ का योगदान। माँ जब आपको जन्म दे देती है तो आपको पाल के बड़ा करती है, तो क्या वो उसमें आपका फायदा देखती है? क्या उसे लगता है कि मेरा बच्चे से मुझे धन की लोभ है? नहीं है ना। तो ये योगदान होता है, ये कर्तव्य होता है एक माँ का अपने बेटे के प्रति। एक बहुत सारे ऐसे कार्य हैं घर के प्रति ही, अगर माँ जो काम करती है तो माँ को तो कोई लाभ नहीं मिलता, कोई पैसे नहीं मिलते, कोई धन की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी वह सुबह से लेके शाम तक काम तो करती रहती है। खाना बनाती है, बच्चों का देख रेख करती है, बच्चों को नहलाना, घर साफ करना, बर्तन साफ करना, ये सारे कार्य जो माताएं करती हैं, इससे उनको किसी प्रकार का कोई पैसे की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी वो इस कार्यों को करते हैं। अगला पॉइंट है अर्थपूर्ण कार्य। ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसे सभी काम जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, जिसके लिए समाज को काफी फायदा मिलता है तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, जिसको करने में पूरी जिम्मेदारी लगा दी जाए, पूरे अच्छे से उस काम को किया जाए, जिसे करने में आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करने में अच्छा लगता है, लोगों को आनंद लगता है, उनको संतुष्टि मिलता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा गरीबों के मदद करने में, हाल फिलहाल में आपने देखा है ना कि कई सारे ऐसे यूट्यूब पे शॉर्ट आते हैं जिसमें लोगों को मदद किया जाता है पैसे के माध्यम से। ठंड में कांप रहे लोगों को कंबल डोनेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें कौन से कार्य के अंदर आता है? तो ये कार्य जो है, इससे लोगों को संतुष्टि प्राप्त होता है, उनको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होता है, उनको आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, दो कार्यों के बारे में बताया। पहला तो कर्तव्य है, कर्तव्य जो माँ हमारे लिए करती है, बच्चे को जन्म दे के उनका लालन पालन पोषण करना, ये सब कर्तव्य के अंदर आता है। लेकिन अगर हम अर्थपूर्ण कार्य की बात करें तो अर्थपूर्ण कार्य में वो कार्य आते हैं जिनके करने से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होता है। मानसिक संतुष्टि जिस कार्य को करने से प्राप्त हो, जिसको करने से आनंद की प्राप्ति हो, उसे हम अर्थपूर्ण कार्य के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है नौकरी। नौकरी से आप क्या समझते हैं? नौकरी क्या होता है? तो ऐसा कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अक्सर ये नौकरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जाता है, वह नौकरी कहलाता है। हर घर में आपको नौकरी करता हुआ आदमी या औरत दिख जाएगा। तो वो नौकरी क्यों करते हैं? वो नौकरी आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं करते, बल्कि पैसे कमाने के लिए करते हैं। पैसे कमाने के लिए किया गया कार्य नौकरी कहलाता है। तो ये तो नौकरी के बारे में आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं जीविका और कैरियर क्या होता है। जीविका से आप क्या समझते हैं, कैरियर से आप क्या समझते हैं? तो जीविका का मतलब उस व्यवसाय से है, उस प्रकार के व्यापार से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करता है। जीविका का और कैरियर का क्या मतलब है? पहले तो जीविका का मतलब समझ लीजिए। जीविका का मतलब उस व्यवसाय से है, उस व्यापार से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने जरूरतों को पूरा करता है। उसके घर में, परिवार में, फैमिली में जो भी जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम जीविका कहते हैं। अपनी जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल जो वो अपने घर में जीता है, इसको बनाए रखता है। किसी व्यक्ति की जीविका कैरियर में उसके पसंद का व्यवसाय होता है। पसंद कहने का मतलब क्या है? अगर मान लो कि हमें, अब मान लो कपड़े का दुकान खोलना है, तो हम मतलब किसी और चीज के दुकान पे सही तरीके से कार्य नहीं कर सकते। मतलब जीविका में कैरियर उसके पसंद का व्यवसाय होता है, जो वो करना चाहता है उसी में वो व्यवसाय करता है। कैरियर में कोई निश्चित आय नहीं होती, इनकम नहीं होता, फिक्स कुछ सैलरी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ना, व्यवसाय वगैरह में, व्यापार वगैरह में, बिजनेस वगैरह में कोई फिक्स सैलरी तो होती नहीं है। वो तो व्यापार के ऊपर उसका कार्य होता है कि जितना अच्छा व्यापार चलेगा उतना ज्यादा अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। पॉइंट हमारा कहता है नौकरी तथा कैरियर में अंतर। VVI पॉइंट रहेगा 5 नंबर के लिए। नौकरी और कैरियर में क्या अंतर होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है। नौकरी में व्यक्ति जो होता है अपने मालिक या कंपनी के सपने को पूरा करता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति खुद के सपने पूरे नहीं करते, बल्कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उस कंपनी के मालिक के सपने पूरा करता है। जबकि कैरियर में व्यक्ति खुद का सपना पूरा करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
लेकिन कैरियर में व्यक्ति जो है वो खुद का सपना पूरा करता है और नौकरी में वो मालिक के सपनों को पूरा करता है। नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसे प्रतिदिन नियमित रूप से नियमित समय पे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस जाके अपने कार्य को करना पड़ता है। जबकि व्यक्ति जो कैरियर में होता है, जो जीविका में होता है, वो ऐसी कोई कार्य को नहीं करता, वो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो उसमें कोई टाइम की फिक्सिंग नहीं होती, उसे नियमित रूप से ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहता है नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी भी जा सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो इसमें आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ जाए, किसी प्रकार की परेशानी आ जाए, तो आपको इसमें नौकरी से निकाला भी जा सकता है। जबकि कैरियर में ऐसा कुछ नहीं होता। कैरियर में आपका नुकसान आपका होता है, आपका फायदा होता है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी में क्या होता है, नौकरी में यदि आप नुकसान करते हैं तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, आपकी सैलरी भी काटी जा सकती है, आपको मतलब कि टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो ये सारी बातें होती है। इसके अलावा नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जो भी टारगेट कंपनी की तरफ से मिलते हैं उसको पूरा करना होता है। इसके अलावा जबकि कैरियर का सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। कैरियर कहने का मतलब है जो भी व्यापार या व्यवसाय आप करते हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी आती है तो उसको आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन नौकरी में आपको काफी देखिए, यहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए तो आपको नौकरी में सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही प्राप्त करना होगा, कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करना। जबकि दूसरी तरफ देखिए, कैरियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। फायदा है तो आपका है, नुकसान है तो आपका है। तो इस तरह से कैरियर और नौकरी में अंतर को आप बता सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में परंपरागत व्यवसाय। भारत के अंदर जो परंपरागत व्यवसाय है उसके बारे में जान लेते हैं। कृषि हमारे भारत में बहुत पहले से होता है। पहला पॉइंट तो आप कृषि को ले लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि भारत पार्क प्रणाली तथा मसाले। हमारे भारत में ना पार्क प्रणाली और मसाले, मसाले तो आपको पता है कि इसी कारण से तो हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके अलावा मछली पकड़ना, मछली पकड़ना हमारे भारत का भी, भारत में एक बहुत मतलब मेन फोकस रूप से जो मछुआरे लोग होते हैं वो भारत में मछली पकड़ के अपना परंपरागत व्यवसाय करते हैं। इसके अलावा है हस्तशिल्प, हाथों से बनाई गई मूर्तियों का निर्माण करना, हाथों से बनाए गए चीजों का निर्माण करके बेचना, ये सब हस्तशिल्प कहलाता है। इसके अलावा है बुनाई, कपड़ों का बुनाई सिलाई, ये भी हमारे भारत का एक अच्छा व्यवसाय, परंपरागत व्यवसाय है जो बहुत पहले से चलता आया है। इसके अलावा चित्रकला है, पेंटिंग है। चित्रकला के माध्यम से भी हमारे भारतीय समाज में बहुत पहले से ही व्यवसाय होता आया है। तो ये भारत के परंपरागत व्यवसाय के बारे में था। अब हम बात करेंगे कृषि के बारे में। कृषि देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भारत के परंपरागत व्यवसाय में सबसे पहले नंबर पे क्या था, कृषि था। तो अब हम कृषि के बारे में ही जान लेते हैं कि कृषि क्या होता है। आज की कृषि ही भारत की अधिकतम जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। आज भी मतलब कहने का मतलब आज के समय में भी जो कृषि है ना, जो खेती है ना, वो भारत के ज्यादा से ज्यादातर लोग, क्योंकि भारत गांव का देश है ना, गांव की बस्ती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गांव है। और गांव में ये इतना ईजा पिज्जा बर्गर दिस डैट फैशन दैशन नहीं होता है। वहां पे लोग बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं और कृषि उनका मेन काम है। मुख्य रूप से वो कृषि और पशुपालन के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसका कारण है भारत की जलवायु। और हमारे यहाँ कृषि इतना अच्छा होने का मुख्य कारण क्या है, जलवायु, जो कि कृषि के लिए अनुकूल है, खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिसमें भारत की लगभग लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। हम अगर भारत के 100% लोगों की बात कर लें तो इसमें से मान लीजिए 100 लोगों में से 70 लोग जो हैं वो आज भी गांव में रहते हैं। नगदी फसलें जो कहीं और जाकर बेचते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, गेहूं, दाल इत्यादि आता है, ये कृषि के अंदर आता है। आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे चाय, कॉफी, रबर इत्यादि, ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च, हल्दी आदि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, चाहे वो काजू हो जाए, नारियल हो जाए, अदरक हो जाए, काली मिर्च हो जाए, हल्दी हो जाए, इन सभी चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन है, वो भारत देश ही है। भारत इन सभी चीजों को अलग अलग देशों में बेचता है।
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें ये जान लीजिए कृषि के बारे में कि भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है उसका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। 70% जनसंख्या आज भी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। नगदी फसल की अगर बात करें तो फल, सब्जियां, दालें, गेहूं इत्यादि इन सभी चीजों का भारत जो है वो खेती करता है और चाय, कॉफी, रबर इत्यादियों का भी खेती करता है। वहीं पे अगर हम काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च और हल्दी की बात करें तो भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पूरे विश्व भर में इसको बेचने का भी काम करता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की बहुत मांग है। अभी के समय की बात हम कर लें तो अपने भारत देश में ही नहीं, भारत के अलग जगहों पे भी, जितने भी भारत के अलग अलग देश हैं उन सभी जगहों पर भी भारत के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्पों का बहुत बड़ा डिमांड है। इसी कारण विभिन्न प्रकार की शिल्प कला जैसे कि आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, रंगाई करना, हाथी दांत के चीजों से कोई चीज बनाना, मतलब कहने की सजावट की चीजें, कांच की चूड़ियां, मूर्ति कला, लोहे और मिट्टी की वस्तुएं बनाना, दरी बनाना, कारपेट बनाना, ये सारी चीजें जो है वो ग्रामीण जनता की जीविका का प्रमुख साधन बन गया है। क्योंकि हस्तशिल्प, हाथों से बनाए गए इन सभी चीजों का भारत के अलावा अन्य देशों में भी काफी डिमांड रहता है। इसलिए गांव के लोग इनको अपना प्रमुख जीविका का साधन बना लिया। मतलब जीविका का साधन कहने का मतलब है ऐसे कार्य जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है बुनाई क्या है। बुनाई से आप क्या समझते हैं? तो भारत अपनी बुनाई कला के कारण ही विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। हम ये वैश्वीकरण से ही करते आ रहे हैं कि भारत के अंदर अलग अलग तरह के कपड़ों का डिमांड हमेशा से रहा है। जितने भी यूरोपियन कंट्री थे ना वो भारत के सूती कपड़े खरीदने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ग्रामीण स्तर पर बुनाई एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। अगर गांव की बात कर लें तो गांव में ज्यादातर लोग जो है इसे अपना पेशा बना रखे हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य के अपने विशिष्ट वस्त्र होते हैं। भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कपड़े हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र के महिलाओं को आप साड़ी पहनते हुए देखोगे तो वो कुछ अलग तरीके से साड़ी पहनती है। वहीं पे अगर हरियाणा के लोगों को देखोगे तो उनके तो कपड़े मुझे आज तक समझ में नहीं आए कि वो पहनते क्या है। इसके अलावा आप बिहार में आ जाओ तो बिहार के कपड़े मुझे बहुत सही तरीके से समझ में आते हैं क्योंकि वहां पे उनका मेन कपड़ा जो है वो साड़ी वगैरह है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के फैशन के दौर में वो साड़ी कम हो गया है और कुछ और ज्यादा आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे तो मैं पारंपरिक कपड़ों की बात कर रहा हूँ ना कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य को अपने अलग अलग वस्त्र मिले हुए हैं जो उस क्षेत्र के जीवन शैली का प्रतीक है। अगर आप सही मायने में देखो ना तो अगर सबसे अच्छा कपड़ा कहीं का लगता है तो वो बंगाल का कपड़ा लगता है। बंगाल के जो लोग होते हैं ना उनके साड़ी पहनने का तरीका जो है वो कमाल लगता है। इसी कारण हाथ से बुने भारतीय वस्त्रों की विदेशों में काफी मांग है। यही कारण है कि हाथ से बनाए गए जो कपड़े होते हैं बुनाई के वो विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड किए जाते हैं। और जैसा कि इस बुनाई वाले चैप्टर में मतलब बुनाई वाले टॉपिक में आप पढ़ ही चुके हैं कि हर भारत के हर एक राज्य का अपना एक विशिष्ट तरीके का कपड़ा है जो उनके जीवन शैली को दर्शाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वास्तुकला। वास्तुकला से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भारत में चित्रकला का प्रचलन जो है वो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में वास्तुकला के भिन्न क्षेत्रीय शैली देखने को मिलता है। आप भारत के अलग अलग अगर कोने में जाते हैं तो आप देखोगे कि भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह की संस्कृति मिलेगी, अलग अलग तरह के वास्तुकला मिलेंगे, अलग अलग की तरह की आपको चित्र शैली मिलेगी जो अलग अलग धर्मों को दर्शाती है। हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं जैसे कि इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों का अपना वास्तुकला अलग अलग है। इन लोग सभी धर्मों के चित्रकारी अलग अलग हैं जो खासकर प्रॉपरली इनके धर्म को दर्शाता है।
अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले क्या हैं। देखिए, भारत अपने व्यंजनों की विविधता तथा मसालों को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम आज से नहीं, बहुत पहले से देखते आए हैं कि भारत के जो मसाले हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन्हीं मसालों के कारण कभी अंग्रेजों के जमाने में भारत को सोने की चिड़िया का नाम से जाना जाता था। आज भारत के व्यंजनों की हर देश में जबरदस्त मांग है, बहुत सारी डिमांड है अलग अलग कंट्री में, जिसके कारण जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। भारत सदियों से ही अलग अलग प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है। ये बात आज की नहीं है, आज से बहुत पहले की बात है कि भारत बहुत पहले से ही मसालों में खासकर हल्दी और काले मिर्च और मिर्च के डिमांड को पूरे दुनिया में पूरा करता रहा है। इसीलिए भारत को पाक प्रणाली तथा मसालों का देश के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्य, आयु और जेंडर। लिंग और जेंडर को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ काफी अलग है। हम अगर कार्य, आयु और जेंडर, मतलब आयु और जेंडर को अगर हम यूज करें तो ये लिंग और जेंडर को अक्सर लोग एक समान यूज करते हैं, लेकिन इसके काम अलग अलग है, बिल्कुल काफी अलग है। लिंग जैविक पहचान अर्थात बायोलॉजिकल से संबंधित है, जबकि जेंडर सामाजिक पहचान है, सोसाइटी पर आधारित है। एक नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बताना है कि जो लिंग है वो बायोलॉजिकल होता है और जो जेंडर है वो सामाजिक होता है। नर शब्द पुरुष को दर्शाता है, मतलब नर कहने का मतलब है पुरुष, और मादा शब्द का मतलब महिला होता है, महिलाओं को दर्शाता है। मादा का मतलब महिला से संबंधित होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्य के संबंध से जुड़े जेंडर। देखिए, काम से संबंधित जेंडर के बारे में भी जान लेते हैं कि किस प्रकार के कार्य को कौन कौन से जेंडर के साथ जोड़ा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना। मतलब अक्सर समाज में यही देखा जाता है कि जहां पे पुरुष होते हैं वहां पे महिलाओं को पुरुष से कम देखा जाता है। इसके अलावा समान वेतन न मिलना, काम एक जैसा ही लिया जाता है लेकिन इनको समान वेतन नहीं दिया जाता, मतलब सैलरी, पैसा वगैरह महिलाओं को समान नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणी माना जाता है। अक्सर महिलाओं को बस यही समझा जाता है कि वो घर चलाने लायक है, चूल्हे चूल्हे किचन वगैरह दिस डैट करने लायक है, तो ये भी महिलाओं को कम माना जाता है। अगला पॉइंट है पहले की अपेक्षा महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर है। पहले की अगर बात कर ले तो उस समय को अगर देखें और अभी के समय को देखें तो महिलाएं पहले से ज्यादा कारगर है, आत्मनिर्भर है, और साथ ही साथ परिवार की स्थिति सुधारने के लिए भी योगदान दे रही है। पैसे वगैरह भी कमा के अपने पैसे से परिवार का सहयोग प्रदान कर रही है। आज लगभग हर कामकाजी महिला से यह आती है कि वो बाहर से कम काम करके और काम के साथ साथ घर का भी देखभाल करे। मतलब कि घर के काम काज तो करे ही करे, साथ ही साथ वो बाहर से भी अपने घर परिवार को सपोर्ट करे, आर्थिक मदद करे। तो ये कार्य के संबंध से जेंडर मुद्दों को जोड़ा गया है। इसके अलावा है समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास। बालिका मतलब लड़कियों के स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। पहला प्रयास तो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो पहला जो सरकारी यहाँ पे प्रयास किया गया है उसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बताया गया है, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब इन दोनों योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये योजनाएं होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है। पहला पॉइंट हमारा कहता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब ये क्या होता है? यह सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना है। इसका क्या मतलब है कि भारत सरकार की तरफ से यह योजना निकाला गया है जिसमें बालिकाओं का मतलब लड़कियों का, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, गांव में होते हैं, उनको पढ़ाने का, उनको शिक्षित करने के लिए यह योजना है। यह योजना भारत सरकार के कानून राइट ऑफ एजुकेशन को लागू करने में भी सहायक रही है। केजीबी भी जिले में पिछड़े हुए खंडों में ये स्कूल सब खोले जा रहे हैं ताकि वहां के बच्चे भी पढ़ पाएं। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाता रहा है, हमेशा से महिलाओं को कम समझा गया है और गांव के क्षेत्र में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। ये बात भी सही है कि लड़कों को लोग ज्यादा महत्व देते हैं और लड़कियों को महत्व कम देते हैं। उनका मानना है कि लड़के परिवार को आगे बढ़ाएंगे और लड़कियां
परिवार की बोझ बनेंगी। इसी कारण से लड़कों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। इस वजह से आज भी कई परिवार वाले लड़की को जन्म देने के समय ही उनकी हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, उनकी छोटी उम्र में उनका विवाह कर देते हैं। इस तरह से अपराधों को रोकने के लिए देश में केंद्रीय सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब परिवार की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने की प्रक्रिया को शुरुआत किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। इससे बेटियों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। एक नजर में योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखिएगा। दूसरा है लॉन्च कब हुआ? तो 22 जनवरी 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। घोषणा कब हुआ? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? लड़की एवं लड़कों के लिंग अनुपात को संतुलित करना, ताकि लड़कियों को भी बेहतर मौका मिल सके। सोशल मीडिया पर हैशटैग प्रमोशन सेल्फी विद डॉक्टर सब आया था। ब्रांड एम्बेसडर इसके माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। योजना की देखरेख 3 मंत्रालय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास द्वारा किया जाता है। इस योजना की देखरेख जो है वो 3 अलग अलग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बजट का आवंटन जो है वो 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपया आवंटन इसके लिए किया गया था। योजना की रणनीति जो है वो सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान के द्वारा होता है। लाभार्थी केवल कौन है? केवल छोटी बच्चियां, बड़ी बच्चियां नहीं, केवल छोटी बच्चियों को इससे लाभ मिलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। इस योजना की विशेषताएं क्या क्या है? तो बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करके बेटियों को सुरक्षित करना। पैसे की निकासी इसकी विशेषता है, इससे पैसे मिलते हैं, स्कूलों की फीस नहीं देनी पड़ती है, बेहतर ब्याज दर मिलता है, बेहतर इंटरेस्ट मिलता है। सुकन्या समृद्धि खाता है, जिसके माध्यम से यदि आप प्रति महीने 1000 रुपए अपने बेटी के अकाउंट पे डालते हैं तो ये आगे चल के भविष्य में उसके लिए एक काफी अच्छा धन के रूप में निकासी किया जा सकता है। और इस पे टैक्स वगैरह भी नहीं लगता, इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। जब आपके पैसे आपको वापस आपके अकाउंट में मिलेंगे तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट होगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण। मनोवृत्ति का अर्थ है सोच या धारणा। किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट होना उसकी मनोवृत्ति यानी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन, पद या मिलने वाली सुविधाओं की तुलना अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्तियों से करता है तो उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। अक्सर हमें घर परिवार में भी यही सिखाया जाता है कि हम जिस औकात में हैं हमेशा उससे नीचे वाले व्यक्तियों को देखना चाहिए, ना कि ऊपर वाले, क्योंकि जैसे ही हम अपने से ऊपर के व्यक्तियों को देखेंगे, उनके सुख सुविधाओं को देखेंगे, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर असंतोष फैलना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने से एक पद नीचे काम कर रहे व्यक्ति की तुलना करे तो उसमें संतोष और प्रसन्नता दोनों की भावना होती है। यदि व्यक्ति अपने से नीचे काम करने वाले व्यक्ति की ओर देखता है तो उसे इस बात की खुशी रहती है कि चलो मैं तो बेहतर हूं उससे, और इससे उसको क्या होता है? संतोष की प्राप्ति होती है और वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जीवन कौशल। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है तथा जो व्यक्ति के जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटने योग्य बनाता है। समझिएगा बात को। जीवन कौशल क्या है? ये वो क्षमता है जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है, पॉजिटिव चीजों के लिए विकसित करता है, जो व्यक्ति के जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटने योग्य बनाती है। अगला टॉपिक हमारा कहता है विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल। वो विशेषज्ञ के माध्यम से जिन 10 स्किल्स को पहचाना गया है उसमें पहला है स्व जागरूकता, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। दूसरा है संप्रेषण, सहयोग, निर्णय लेना, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। तीसरा है निर्णय लेना और उत्तरदायित्वता, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, किसी भी चीज के ऊपर फैसला लेना। इसके अलावा सृजनात्मक चिंतन है, क्रिएटिव थिंकिंग है, किसी भी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग। मनोभावों से मुकाबला, कॉपिंग विद इमोशंस, तनाव से मुकाबला, कॉपिंग विद स्ट्रेस, समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग और हमदर्दी, सिंपैथी। तो ये सारी चीजें जो है वो विशेषज्ञों द्वारा 10 ऐसे कौशल्स के बारे में बताए गए हैं, स्किल्स के बारे में बताए गए हैं जो एक मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल। जहां पे हम काम करते हैं वहां के लिए जो कुछ स्पेशल स्किल्स है, एसेंशियल स्किल्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो है हमारा
उत्पादकता पूर्ण कार्य, वर्किंग प्रोडक्टिविटी। दूसरा है प्रभावी ढंग से सीखना, लर्निंग इफेक्टिविटी। और तीसरा है स्पष्ट संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन ना बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है मिलजुल कर काम करना, विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच। हमेशा अपने जहां पे हम कार्य करते हैं वहां पे सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, और इसके अलावा विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच भी रखना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वो कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल के बारे में बताता है। अगला पॉइंट जो है वो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये है सुकार्यिकी। देखिए, ऑर्गोनोमिक्स व्यक्ति तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण जितने भी है, और मशीन और कार्य परिवेश के बीच संबंध का विज्ञान जो है। सुकार्यिकी का अर्थ होता है कार्य तथा कार्य स्थल को कुशल बनाना, जहां पे आप काम करते हैं और काम करने का जो स्किल्स है इसे बिल्कुल मतलब सही तरीके से बनाना, कुशल बनाना। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एरोगॉन और नॉमिक्स। प्राकृतिक विनियम मनुष्य और मशीनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। प्राकृतिक नियम और मनुष्य जो है वो मशीन को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। इसके अंतर्गत कार्यस्थल तथा जहां उपयोग की जाने वाली मशीनें और उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें प्रयोग करने वाला व्यक्ति तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करे। मतलब ऐसे इनको डिजाइन किया जाता है, कार्यस्थल को, मशीन को, वहां के वेदर को, आप कह सकते हैं वहां के नॉर्मली इन्वायरमेंट को, ताकि वहां पे काम करने वाला व्यक्ति ना बीमार ना हो, उसकी समस्याएं उत्पन्न न हो। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो श्रम प्रभावी सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप नहीं है और उस पर बैठकर दफ्तर का कार्य करता है, तो कुछ घंटों बाद ऐसी कुर्सी पर घंटों बैठने से व्यक्ति के पीठ में दर्द हो जाता है। इसीलिए आजकल के जितने ऑफिसेज हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसे चेयर का उपयोग करें जिससे उन पे बैठकर उनके ऑफिस का काम करने वाला कर्मचारी आराम महसूस कर सके। अब देखिए, सुकार्यिकी के लाभ क्या है, तो चोट और दुर्घटनाओं को ये कम करता है। बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चोट और दुर्घटनाओं को किसी कार्य स्थल पर यह कम करता है। उत्पादकता को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। दक्षता को बढ़ाता है, दोबारा कार्य करने की आवश्यकता को कम करता है। स्वास्थ्य खराब होने के मतलब कि अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए या खराब स्वास्थ्य वाली अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके अनुपस्थिति को कम करता है। कर्मचारी के मनोबल को बेहतर बनाता है ताकि वो और सही तरीके से काम को कर सके। इसके अलावा हमारा है उद्यमिता। देखिए, उद्यमिता का अर्थ होता है अपना नया व्यवसाय शुरू करना, अपना नया बिजनेस शुरू करना, किसी भी डिजाइन को दोबारा से नया परिवर्तन करके बदलना जैसी नई तकनीकी विधि का उपयोग करके पुरानी वस्तुओं को नए तरीके से बनाना होता है। एक उद्यमी व्यक्ति वह होता है जो नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठाता है। कोई भी व्यापारी वर्ग के जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से जोखिम ही तो उठाते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग तो ये सोचते हैं कि उनके महीने का फिक्स सैलरी आ जाएगा, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो पहले अपने जोखिम को लगाते हैं, अपने जोखिम के समय को उसमें देते हैं, उसके बाद उनको किसी भी प्रकार का फायदा होता है। क्योंकि एक नए प्रकार के व्यापार को करना, बिजनेस को करना इतना सरल और आसान नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं उद्यमिता के लक्षण। कड़ी मेहनत करने की इच्छा होती है, जोखिम उठाने का साहस होता है, योजना बनाने का ज्ञान और कौशल होता है, एक साथ कई कार्यों को करने की योग्यता होती है, साथ ही साथ तालमेल बनाने की योग्यता कि आपस में सब तालमेल बना के रहे, संकट के स्थिति को निपटने की योग्यता, अगर कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उस परेशानी को सही तरीके से निपटना भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम उद्यमिता के लक्षण को समझते हैं। अच्छे संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो सभी समाप्त हो गए। खासकर क्लास 12th वाले बच्चे जो होम साइंस सब्जेक्ट ले चुके हैं उनके लिए पहला चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आगे आने वाले 14 के 14 चैप्टरों में पढ़ना है। 14 चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 1 कार्य, आजीविका तथा जीविका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।